नमस्कार, डीजे न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश सहित देश में 3 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। इस उपचुनाव कार्यक्रम के तहत 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को मतगणना होगी। 8 अक्टूबर तक मतपत्र, निर्वाचन पत्र भरने की अंतिम तिथि है और मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा सीट खंडवा और 3 विधानसभा सीट पृथ्वीपुर, रेगांव और जोबट में उपचुनाव होने जा रहे हैं। खंडवा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के कारण खाली हुई है और वहां उपचुनाव होना है। जबकि जोबट विधानसभा सीट कांग्रेस की कलावती भूरिया और पृथ्वीपुर सीट कांग्रेस के ही ब्रजेंद्र सिंह राठौर के निधन के कारण रिक्त हुई है। रेगांव सीट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुगल किशोर बागरी के निधन के कारण खाली हुई है। चूंकि इसके पहले जो उपचुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था दमोह का, उससे बहुत चौंकाने वाला परिणाम आया था और तमाम प्रयासों के बावजूद, मंत्रियों की पूरी फौज लगा देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उस उपचुनाव में खेत रही थी। लिहाजा ये चारों उपचुनाव बहुत रोचक हो गए हैं और जिस तरह का इस वक्त राजनीतिक गहमा गहमी का माहौल है और जिस तरह से वार प्रतिवार और पलटवार हो रहे हैं, उसके बाद ये उपचुनाव कहीं ना कहीं जहां भारतीय जनता पार्टी के भविष्य और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक शक्ति का आकलन करेंगे, वहीं ये उपचुनावों के नतीजे कांग्रेस के कमलनाथ के लिए भी कसौटी का काम करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस में भी उतना सब सहज और सरल नहीं चल रहा जितना कि चलना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता उमेश शर्मा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला। आप दोनों का बहुत स्वागत है। उमेश जी, चुनावों का बिगुल बज चुका है, तारीखें घोषित हो चुकी हैं और जो सत्ता में होता है जाहिर है उसको लेकर नाराजगी भी होती है, आक्रोश होता है, बहुत स्वाभाविक सा तथ्य है। कोरोना की जिजीविषा भयावहता हमने देखी है और इस कोरोना के बाद बरसात के जो विलंब हुआ, बहुत सारे जिलों में बरसात बहुत देर से आई, उस वजह से किसानों को परेशानी हुई और बहुत सारे जिलों में बरसात बहुत ज़्यादा हुई, उस वजह से परेशानियां हुई। सड़कों के गड्ढों के फोटो और पानी में कमर तक डूबे हुए शहर की तस्वीरें आपके राष्ट्रीय महासचिव ने जारी करी है, ट्वीट किया है। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में किस तरह की संभावनाएं आपको लग रही हैं? प्रतीक भाई, मुझे लग रहा है कि जो परिस्थितियां विपरीत हैं उनका प्रतिशत कम है। ये ठीक है कि महामारी थी, कोरोना था, बड़ी आपदा थी और संभवतः इस तरह की बड़ी आपदाओं को महामारी इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर मानवीय संसाधन कम पड़ जाते हैं। पर उस दौरान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में जिस प्रकार की प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मैदान संभाला है, तो मुझे लगा है कि ना दैन्यम ना पलायन के भाव से हम लोग डटे रहे और कोरोना की उस महामारी के समय भी चाहे सरकार हो या संगठन हो, दोनों ने अपनी ताकत के साथ उसका सामना करा है। ये जरूर है कि जो दूसरी वाली लहर थी ये पहली लहर से ज़्यादा भयावह थी, पहली वाली लहर से ज़्यादा डराने वाली थी। पर बगैर विचलित हुए ना मुख्यमंत्री विचलित हुए और ना भारतीय जनता पार्टी का परिवार विचलित हुआ और मध्य प्रदेश के नागरिकों का भी धन्यवाद कि उन्होंने भी अपनी जिजाविषा को घटने या मरने नहीं दिया और हम उस संकट से निकल कर आए हैं। और इस त्रासदी के दौर के बावजूद भी प्रतीक भाई, आप देखेंगे कि चाहे किसानों के कल्याण की बात हो या जितनी कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार की चल रही है, उसमें कहीं राय मात्र भी कटौती नहीं करी गई, उसमें कहीं भी कोई अंतर आने नहीं दिया गया है।
नहीं तो एक समय कमलनाथ जी की सरकार में ऐसा भी हुआ था कि जैसे डपोर संघ करता है कि 1 क्या 2 ले ले, 2 क्या 4 ले ले, 25,000 का कन्यादान, विवाह योजना का प्रावधान 51,000 कर दिया। ये बात अलग है कि एक को भी नहीं दिया गया। 4,000 बेरोजगारी भत्ते का वादा कर दिया। ये बात अलग है कि किसी एक को भी नहीं दिया। 5 रुपए लीटर की दूध पे सब्सिडी देंगे, ये वादा करके सरकार में आए थे। ये बात फिर भी वो दमोह जीत गए, दमोह का चुनाव भिन्न परिस्थिति का था। और कांग्रेस ये सब मुद्दे तब भी आप उठाते नहीं, थे। मुद्दे थे प्रतीक भाई। दमोह जीता उन्होंने। दमोह का चुनाव जो था वो राजनीतिक रूप से अलग प्रकार के समीकरण लिए हुए था। वहां विकास का मुद्दा गौण हो गया था, वहां सरकार का मूल्यांकन अलग हो गया था, वहां जो था व्यक्तिगत कारण उस चुनाव पर प्रभावी रहे थे। और कई बार डिबेट शो में हमें लगता है कि कांग्रेस के मित्र जब दमोह मॉडल की बात करते हैं, कहते हैं हम दमोह मॉडल पर लड़ेंगे, दमोह पैटर्न पर लड़ेंगे, तो हमको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि दमोह की उपचुनाव की हार और जीत के कारण क्या रहे। हमारे यहाँ तो प्रतीक जी छोटी छोटी चीजों की समीक्षा होती है। क्या वो राहुल लोधी के खिलाफ माहौल था? वो ये कहना चाह रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ प्रतीक जी, कुछ चुनाव ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति केंद्रित चुनाव हो जाते हैं। व्यक्ति केंद्रित चुनाव से मेरा आशय यह था कि यहाँ पर व्यक्तियों के ईगो सेटिस्फाइड नहीं होते या अहंकार का टकराव होता है। ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती है या व्यक्ति अपने स्तर पर उसको मान और सम्मान का और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है। तो बहुत सारे कारण रहे, बहुत सारे शब्दांबर करने की बजाय आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते कि जयंत मलैया ने हरवा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं प्रतीक भैया, कोई एक व्यक्ति किसी को हराने और जिताने की, और जयंत मलैया जी के बारे में तो संदेह करा नहीं जा सकता। उनका तो पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहा है। यह जरूर है कि जब कारणों की समीक्षा करी गई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर कुछ नोटिसेस भी जारी करे थे। तो मूल विषय यह है प्रतीक जी कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि दमोह का पैटर्न बहुत सर्वश्रेष्ठ था और ये मॉडल काम करेगा, तो हम चाहते हैं कि इस मॉडल पे बाकी के चुनाव लड़े, पृथ्वीपुर का लड़े, रेगांव का लड़े, जोबट का लड़े और खंडवा लड़े। नीलाभ जी, आपकी इन्होंने तो पूरे मंत्रियों की फौज उतार दी। अलीराजपुर में 4 मंत्री हैं, बुरहानपुर में 2 मंत्री हैं, संगठन के बहुत सारे लोग, मधु वर्मा से लेकर जीतू जिराती तक, वो सबको एक विधानसभा सीट उतार दी है। मगर आपके खेमे में जो आपके लीडर हैं, जो सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वही नेता प्रतिपक्ष है, वही पार्टी के अध्यक्ष हैं, वही सर्वे कराने वाले हैं, वो तो भारत में ही नहीं है। तो क्या होगा? कुछ हो पाएगा या सब बस जवानी जमा खर्च, जिसका आप उमेश जी कहने की मॉडल 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 वही इसका कुछ होता रहेगा? प्रतीक भाई, पहले बात तो बताओ, इनकी पूरी फौज अब उपचुनाव में दौड़ रही है, पर मुझे ये चिंता हो रही है किस मुंह से जनता के बीच जा रहे हैं, क्या चेहरा दिखाने जा रहे हैं, कैसे आंख मिलाएंगे मतदाताओं से। मुझे इस चीज का आश्चर्य होता है। इन्हें शर्म नहीं आ रही है? कोरोना काल में हद दर्जे से सरकार फेल हुई है। ये बोला हमने सामना किया, हमारी पार्टी सड़कों पे रही, हमारी सरकार ने सामना किया। अरे तो आपने सामना किया होता तो हजारों की तादाद में लोग बेइलाज क्यों मरते? इंजेक्शन नहीं मिले, बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन तक नहीं मिली, यहाँ क्षमता की संख्या में लकड़ी तक नहीं मिली। मेरा सवाल आपकी तैयारियों पर है। क्या आप इनकी कमजोरियों की दम पे चुनाव जीतना चाहते हो? मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मतलब सामने वाले की हमारी तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं है। आज हमारे वरिष्ठ नेता भी दौरा कर रहे हैं, अरुण यादव जी लोकसभा उसमें लगातार दौरा करते जा रहे हैं। उनका तो बहुत थोड़े दिन पहले तो टिकट ही पक्का नहीं था। अभी तो किसी का नहीं हुआ टिकट, तो लेकिन उनके लिए तो ये कहा गया कमलनाथ जी ने कि सर्वे में नाम नहीं है। ऐसा नहीं है, अभी भी टिकट किसी का नहीं हुआ। लेकिन अरुण भाई भी चूंकि वो लोकसभा रही है तो एक कार्यकर्ता के नाते अरुण भाई इसमें लगातार लगे हुए हैं और वरिष्ठ नेता भी लगे हुए हैं। ये सब झूठ बात है। मुझे इनकी चिंता ये किस वो जनता के बीच जाएंगे। अरे शमशान में लकड़ियां तक आप नहीं दे पाए और आप तैयारियों की बातें करते। कोरोना काल में हम डटे रहे, हमारी पार्टी डटे रही, अरे एक भी नहीं दिखा। मंत्री तक लापता थे, मुख्यमंत्री तक लापता, वरना हजारों लोगों की मृत्यु बिना इलाज से क्यों होती? श्रीमान नीलाभ जी, आपकी पार्टी में बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। देखिए, जो रेगांव में चुनाव हो रहा है, रेगांव से लगा हुआ जो 17 है, जो वहां के जो सबसे बड़े नेता है कांग्रेस के, वो नरोत्तम मिश्र से मिलने जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्र जो है और कैलाश अजय सिंह से मिलने जा रहे हैं। तो क्या गड़बड़ चल रहा है? रेगांव निकल जाए आपके हाथ से? प्रतीक भाई, एक सौजन्य भेंट है। सौजन्य भेंट को आप अलग ढंग से मत लीजिए। हम भी मिलने जाते हैं। आज मैं सुमित्रा बत्ताई से मिलने आशीर्वाद लेने गया, तो ये सौजन्य भेंट थी। ऐसी सौजन्य भेंट जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की अक्सर हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी वालों से। नतीजा देख रहे हैं, आपकी सरकार गिर गई है। देखिए, ये सौजन्य भेंट नहीं थी, वो तो लेन देन की भेंट थी, वो तो सौदे की भेंट थी। वो तो बाद में मालूम पड़ा कि सौदा हुआ था, वो सौजन्य भेंट नहीं थी, वो तो स्पष्ट सौदे की भेंट थी।
मुझे तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे, कैसे नजरें मिला पाएंगे। उमेश जी, जिस तरह की बात नीलाभ कर रहे हैं कि ये बात सही है, कुछ मुद्दे बहुत गंभीर हैं, अगर आप उनको देखें तो कैसे जाओगे। मैं वही बात उसको एलाबरेट कर रहा हूँ नीलाभ आपकी बात को, कि जैसे बहुत गंभीर मुद्दा है इस वक्त महंगाई का, और खासतौर पर पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से गए, 67 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम होने पर स्मृति ईरानी ने चूड़ियां भेज दी थी। अब उनकी स्मृति लोप हो गई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज 110 112, और उसकी वजह से जब जीएसटी की बात आती है, निर्मला सीतारमण कहती है कि हम पेट्रोल डीजल को जीएसटी लाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश की सरकार विरोध करती है कि हमारे रेवेन्यू का क्या होगा। यानी मध्य प्रदेश की सरकार नहीं चाहती कि पेट्रोल डीजल सस्ते हो। ये तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि 1,10,000 पद सरकारी पोर्टल पे आप बता रहे हैं कि खाली है, तो 14-15 साल तब सरकार रही, 2 साल से अब सरकारें भरते क्यों नहीं थे पद। ये तमाम मुद्दे हैं, इनका जवाब क्या होगा आपका उपचुनाव में। प्रतीक जी, एक तो पेट्रोल डीजल 101 रुपये हो जाए, 2 रुपये 10 रुपये हो जाए, स्वाभाविक रूप से निश्चित रूप से आम आदमी को असुविधा होती है, आम आदमी को परेशानी होती है और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, उससे हम असहमत नहीं है। पर इसको कोई सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की हो, इस प्रकार की मूल्य वृद्धि के बारे में कोई भी आश्वस्ति के साथ वचनबद्ध होकर ये नहीं कह सकता कि हम इस बिंदु पर ले जाकर इस डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को थाम देंगे और फिर ये आगे नहीं बढ़ेगी। सोनिया गांधी जी ने एक नारा दिया था, नारे तो इंदिरा जी के समय से चल रहे हैं 1971 से, कि गरीबी हटाओ, हम गरीबी हटा देंगे। फिर सोनिया गांधी जी जब यूपीए की सरकार लाई थी तो कहा था कि 100 दिन में महंगाई समाप्त कर देंगे, तो कर पाए क्या? करना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया। एक तो ये बात, दूसरा जो आपने बेरोजगारी का विषय उठाया, महंगाई हो बेरोजगारी हो, प्रतीक जी, प्रत्येक सरकार ये प्रयास करती है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास करा, उन प्रयासों में सफलता भी मिली है। और अब रोजगार का मायना केवल ये नहीं होता कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, रोजगार के अंदर अब बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग भी निकाले जाते हैं। उन वैकल्पिक मार्गों का आकलन करेंगे तो मैं बताता हूं कि प्रमाण पूर्वक रोजगार के साधनों को उपलब्ध कराया गया। एक बात, फिर ये जो अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं, या खंडवा का हो, रेगांव का हो, जोबट का हो, पृथ्वीपुर का हो, हम अपनी सरकार के कामकाज के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। प्रतीक जी, मैं बहुत गंभीरता से आपको कह रहा हूं। जो नीलाभ भाई ने प्रश्न उठाया था कि आप कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, तो हम शिवराज जी का वो चेहरा लेकर जाएंगे जिसने 18% ब्याज दर को किसानों को 12 करा, 7 करा, 5 करा और 0% पर ला दिया। हम शिवराज जी का वो चेहरा लेकर जाएंगे कि जिन्होंने समर्थन मूल्य के साथ अलग बोनस दिया। हम शिवराज जी का वो चेहरा लेकर जाएंगे जो किसान हितैषी चेहरा है कि प्याज 8 रुपए किलो पर आ गया तो सरकार ने 8 रुपए किलो में खरीदा, सड़ गया, फेंकना पड़ा। पर मैं समाज करता हूँ, मैं बता रहा हूँ 2018 में भी था, नहीं ये चेहरा 2018 में नहीं था ना प्रतीक जी। क्यों पीछे रह गया? नहीं प्रतीक भैया, चेहरा क्यों पीछे रह गया? प्रतीक भैया, 3-4 सीटों का अंतर था ना, स्वाभाविक था, 3-4 सीटों का अंतर था, नेक टू नेक की लड़ाई थी। 15 साल की 2018 में चुनाव हार गया। नहीं प्रतीक जी, हारा नहीं प्रतीक जी, पीछे रह गया। हारा शब्द ठीक नहीं है। हार का मतलब होता है कि 230 में से 150 बोले जाते, 80 पर हम आ जाते तो उसको हार माना जाता। हम पीछे रह गए, बहुत कम अंतर से पीछे रह गए। पर प्रतीक भैया, हम वापस लौटे हैं, हमने रंगमंच को छोड़ा नहीं, हम परिदृश्य में वापस आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनी और कमलनाथ जी की सरकार जो लड़खड़ा कर गिर गई अपने वचन पत्रों का। और भाई प्रतीक जी, फिर आप नीलाभ जी को समय देना, बहुत गंभीर बात। अब हो क्या रहा है प्रतीक जी कि इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी हवेली है, उस पुरानी हवेली का जो वर्तमान मालिक है, उसके बुढ़ापे और उसकी अशक्तता का फायदा लेके उस पुरानी हवेली की देखरेख करने वाला चौकीदार क्या कर रहा है, लालटेन भी उसकी, घुंघरू बांधी बिल्ली भी उसकी जो हवेली में नाच रही है। अगर इंदौर में प्रदर्शन होगा तो नेतृत्व तो दिग्विजय सिंह करेंगे, फला जिले में कार्यक्रम होगा तो दिग्विजय सिंह करेंगे, ढिमाके जिले में होगा तो दिग्विजय सिंह करेंगे। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में पुरानी और जर्जर हवेली है, इस जर्जर हवेली के वर्तमान मालिक के बुढ़ापे और अशक्तता का लाभ अगर कोई ले रहा है तो धूर्त चौकीदार ले रहा है, जो ये भ्रम पैदा कर रहा है कि ये भूत बंगला या चुड़ैलें घूमती है। और ये देखना आप कि कांग्रेस पार्टी का ये जो वैमनस्य, ये जो अंतर विरोध है, ये जो दिग्विजय सिंह जी की कुटिलता है, ये जो पासे है जो ज्योतिरादित्य जी के समय फेंके गए थे, वो पासे हमको फिर फेंकते दिखाई दे। सिंह के बयान तो आप लोगों को इतने रास आते हैं, हाँ ना, और आपको तो ऐसा लगता है कि आपकी जो सफलता है, अगर मैं ये कहूं कि उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका, तो अतिशोक्ति नहीं होगी।
नहीं। इसलिए तो कल शिवराज सिंह जी भीकरगांव में उनको याद कर रहे थे। नहीं 15-17 साल पहले वो मुख्यमंत्री थे और शिवराज जी ने कहा कि उनके जमाने में 2-2 घंटे लाइट जाती थी। तो दिग्विजय सिंह जी तो आपके लिए लाभप्रद हैं। नहीं, उनके बयान हमको, प्रतीक जी, मुझे बाकी के बयानों पर तो कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं, क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत मानता हूं कि कुछ लोग राजनीति में ऐसे कि जिनका वैचारिक रूप से खतना हो गया है या राजनीतिक रूप से सुन्नत हो गई है, तो कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसे। पर सरस्वती शिशु मंदिर को जो लेकर उन्होंने बयान दिया वो बहुत वेदनादायक बयान है। अरे सरस्वती शिशु मंदिर के पाठ्यक्रम पढ़ने की फुर्सत नहीं है ना, तो सरस्वती शिशु मंदिर के किसी एक भवन में चले जाए, किसी एक कक्षा में प्रवेश तो करे दिग्विजय सिंह। वहां के जो दीवारों पे चित्र लगे ना, आचार्य सुश्रुत दिखाई देंगे, वहां कौटिल्य दिखाई देगा, वहां मिहिर दिखाई देगा, वहां वरासेन दिखाई देगा, वहां विवेकानंद दिखाई देगा, वहां सुभाष चंद्र बोस दिखाई देगा, वहां महात्मा गांधी दिखेगा। तो ये क्या सब आतंकवादी बनाने के प्रेरक पुरुष थे क्या? दिग्विजय सिंह जी का ये बयान तो बहुत लज्जाजनक है और मुझे लग रहा है कि इस बयान के लिए तो जीवन पर्यंत उनको अफसोस होगा जब बुढ़ापा आएगा और वो आत्मावलोकन करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आप मुस्लिम तुष्टीकरण करिए, आप बोलिए कि काजी जिंदाबाद के नारे लगे थे, आप बोलिए कि वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं थे, वो तो काजी जिंदाबाद के थे, वहां तक तो समझ में आता है। और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे ऐसे पावन विद्यालयों के बारे में आपके ऐसे बयान, तो जो आपने कहा ना प्रतीक जी, हमको उनके बयान रास नहीं आते हैं। नीलाभ जी, उमेश जी बहुत आक्रामक लहजे में दिग्विजय सिंह को कटघरे में खड़े कर रहे हैं और ये सवाल मेरा भी शुरुआत में था कि आपकी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। अरुण यादव और कमलनाथ का तो आपने देख ही लिया मसला जो हुआ था कि उनका नाम ही सर्वे में नहीं है। दिग्विजय सिंह का और कमलनाथ के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनके बीच में भी ट्यूनिंग कुछ थोड़ी सी गड़बड़ाई है, बड़े भाई छोटे भाई के बीच में। और ये जो बयानों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता गाय भगाए करते रहते हैं, और दिग्विजय सिंह आज भी शिवराज सिंह की सभाओं में और हर नेता की सभा में दिग्विजय सिंह हैं कि उनका जो कार्यकाल था उसमें सड़कों पे गड्ढे थे, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। ये सारी चीजें क्या इस उपचुनाव में भी आपको भारी पड़ेंगी? देखिए, दिग्विजय सिंह जो बयान था, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी। उन्होंने ये कहा था कि ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर किसी धर्म को लेकर एक विशेष भावना पैदा की जाती, नफरत पैदा की जाती, उसका उन्होंने विरोध किया। ये तो होना ही चाहिए ना, कोई भी विद्यालय ऐसा हो, वो सरस्वती शिशु मंदिर का कोई भी विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर का नाम लिया नहीं, सरस्वती शिशु मंदिर का, और वहाँ कौन सी धार्मिक शिक्षा दी जाती है? वहाँ राष्ट्र सिखाया जाता है, वहाँ धर्म सिखाया जाता है, वहाँ संस्कृति सिखाई जाती है। अरे मदरसों के बारे में बात करिए, मदरसों के बारे में कभी दिग्विजय सिंह जी मदरसों के बारे में क्यों नहीं कहते जब बम बनाना सिखाया जाता है? मैंने क्या कहा, कोई भी विद्यालय ऐसा हो जाए किसी धर्म को लेकर विरोध पैदा किया तो नफरत, सरस्वती शिशु मंदिर में कभी धार्मिक पढ़ाई नहीं होती। अरे आईएएस बन के निकले, अभी प्रतीक जी अभी आईएएस की एग्जाम में लड़का निकला सरस्वती शिशु मंदिर का। चुनाव का विषय, दिग्विजय सिंह को बाबा जोगी खोलिए, दिग्विजय सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो राजनेता है। दिग्विजय सिंह राजनेता है, दिग्विजय सिंह कोई बाबा नहीं है, दिग्विजय सिंह कोई साधु संत नहीं है। इस तरह का बयान हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, इस तरह का निर्लज बयान देना। आपसे धर्म की लाठी लेके चुनाव लड़ते, धर्म की लाठी का बात नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिर के धार्मिक शिक्षा से क्या लेना देना? मैंने पहले सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में ऐसा बयान देंगे, क्या आंख दिखाएंगे, क्या नजरें मिलाएंगे? मैंने पहले ही कहा था। अरे नजर में नजर डालकर बात करेंगे। धर्म के नाम पर ढोंढेरा पीटना ये फर्जी धार्मिक पार्टी है। नीलाभ, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है? मैंने अजय सिंह का उल्लेख किया, वो मिलने गए, गोविंद सिंह आज मिलने गए हैं। आप की जो तैयारी दिखाई देना चाहिए वहां पर जोबट की अगर मैं बात करूं तो जोबट में भूरिया परिवार से भी कोई लड़ना चाहता है। झाबुआ में जब भी कोई चुनाव होते हैं तो भूरिया परिवार से चुनाव टिकट चाहिए ही चाहिए। महेश पटेल भी दावेदार हैं और सुलोचना रावत के परिवार से भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां आपकी गुटबाजी दिखाई दे रही है। यही हाल जो है वो आपका खंडवा में दिखाई दे रहा है। खंडवा से तो आप बहुत बारीकी से जुड़े हुए हैं। खंडवा के अंदर जो है वो शेरा बार बार कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को भी टिकट चाहिए, दूसरे भी दावेदार हैं। तो ये तमाम स्थितियों के बीच में इसको गुटबाजी नहीं कहते, इसको दावेदारी कहते। भाजपा में भी है, आज भाजपा में हर्षवर्धन को चुनाव का टिकट के प्रयास कर रहे हैं। अर्चना चिटनिस भी लगी है वहां, सर कृष्ण कुमारी मोगे जो थके हुए नेता है, पुराने हो चुके हैं, वो भी लगे हुए हैं। तो इसको दावेदारी कहते, गुटबाजी नहीं कहते। चुनाव के पहले हर व्यक्ति को अधिकार रहता है, जो उसकी संभावना रहती है वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करे, ये गुटबाजी नहीं है। अंत में वही होता है जो चुनाव जिसको टिकट मिलता है उसके लिए पूरी पार्टी मेहनत करती है। ये भाजपा में भी हो रहा है।
बड़ा सवाल गुटबाजी का क्या बड़े नेताओं में तालमेल है? बिल्कुल 100% तालमेल। मुझे तो भाजपा की चिंता इनकी देखिए ना, आज शिवराज सिंह की टांग खींचने के लिए कितने लोग खड़े, उमा भारती का लगातार बयान पे बयान आ रहा है, शराबबंदी पे लेके बयान आ रहा है, कभी किसी बात पे लेके बयान आ रहा है, वो राज्यसभा नहीं बेचा तो वो रुष्ट अलग है, गौतम मिश्रा जी की अलग कहानी चल रही है, तो शिवराज जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे। सबसे ज्यादा टूट फूट तो इनकी यहाँ पर है। हम तो, हमारे प्रतीक भाई, हमारा उपचुनाव तो जनता लड़ेगी, हमें कोई जोड़ तोड़ के नहीं। ये चुनाव लड़ेंगे सरकारी मशीनरियों पे लग गए, ट्रांसफर कराने, अपने लोगों को बिठाने, अपनी वोट जमाने, कि हमें चुनाव जिताओ। नीला पेशबंदी है क्या ये हार की पेशबंदी तो नहीं है? नहीं, ये लग गए कि साहब नहीं, सरकारी मशीन का दुरुपयोग हुआ इसलिए जीत गए, ये पेशबंदी तो नहीं है। इनका चुनाव जनता लड़ेगी। ये तैयारी में लगे, इनकी तैयारी ये है कि इनके पास वो नजर नहीं है, इनके पास वो जुबान नहीं कि जनता के सामने कैसे खड़े होंगे, बात करेंगे, हाथ मिलाएंगे। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, ये जनता के पास जाने के लिए इनके पास चेहरा नहीं है, ये किस मुंह से जनता से आंख मिलाएंगे। बहुत गंभीर विषय में उठाना चाहता हूं कि इन दिनों जिस तरह से आदिवासी उत्पीड़न की कुछ घटनाएं हुई हैं, चाहे वो नीमच में हुई हो, चाहे वो भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र में हुई हो जो खंडवा लोकसभा सीट का एक हिस्सा बनती है, या दूसरी रीवा में हुई हो, या महेश ये सरदारपुर के पास में उज्जैन जिले के अंदर जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, ये तमाम घटनाएं, और जिसमें पुलिस थाने की में पिटाई से एक आदिवासी की मौत है, नीमच में उसको मेटाडोर के पीछे बांधकर खींच दिया गया, ये घटनाएं कहीं ना कहीं सरकार की क्षमताओं पर, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती। बाद में जाके आप 10 लाख दियाते हैं, मुख्यमंत्री बैठाते हैं, सांसद बैठाते हैं, सब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़े मुद्दे बनेंगे क्योंकि आपकी जोबट, सतना और खंडवा ये सारे आदिवासी बहुल इलाके हैं, तो यहाँ ये मुद्दा है बहुत बड़ा। इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि अभी तो सबसे हॉट इशू यही है कि आदिवासी, और कांग्रेस ने भी इसको मुद्दा बनाया हुआ है। प्रतीक जी, न केवल आदिवासी, अभी तो समाज का कोई भी व्यक्ति हो कि जो गैर बराबरी का जीवन जी रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि उसको समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त होना चाहिए। एक तो बात ये, दूसरी बात, जिन घटनाओं का आपने जिक्र करा है प्रतीक जी, एक भी घटनाक्रम ऐसा नहीं है कि जहां तत्काल कार्रवाई नहीं करी गई है। इस प्रकार की घटनाएं आकस्मिक होती हैं, अस्वाभाविक, असामयिक होती है, अकल्पनीय, वेदनादायी भी होती है। किसी को भी इस तरह की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं होता है। अब एक कानाबेल को ट्रैक्टर से बांधकर खींचा जाता है, तो इसके पहले किसी को कल्पना नहीं थी कि सड़क पर गुजरता हुआ एक व्यक्ति के साथ इस तरह की उसकी बातचीत होगी और वो व्यक्ति उसको गाड़ी से बांधकर खींच देगा। तो लचर कानून व्यवस्था दर्शाती है। नहीं ऐसा नहीं, नीला भाई, आपको जब अवसर मिले आप जवाब देना, आप जवाब देना। तो क्या करना चाहिए था? हमको हाईवे पे, हर हाईवे पे एक ट्रक के पीछे पुलिस वाले बिठा दे, एक ट्रक वाले के पीछे वो कोई बात है क्या? आप पहले बोल लो, किसी को कल्पना नहीं, आप पूरी बात बोलो। किसान असुरक्षित है, आदिवासी असुरक्षित है, अल्पसंख्यक असुरक्षित है, भय का वातावरण फैला हुआ प्रदेश में। नीलाभ भाई की बात हो जाए फिर जवाब दूंगा। नीलाभ भाई पूरा विषय रख लें। आप ये जरूर कह रहे कि एक ट्रक के पीछे क्या सिपाही लगा दिए, लेकिन कानून व्यवस्था का प्रतीक जी खौफ है, खौफ है, भाई क्या हो रही है, भाई हमें उमेश जी को सुनो, मेरा सवाल उनसे, उनका एक बात सुन लो, आप उसके बाद जवाब दीजिएगा, मैं बहुत धैर्यपूर्वक आपको सुनूंगा। प्रतीक जी, हर एक घटना के आरोपी को तत्काल राउंड अप करा गया है। आप देखिए कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद जो आरोपी थे, जिन्होंने ट्रक से बांधकर या मेटाडोर से बांधकर खींचा था, उनके मकानों को तुरंत नेस्तनाबूद करा, उन पर तत्काल कार्रवाई की गई है। उसके बाद जो दूसरा घटनाक्रम आपने थाने के अंदर बताया है, उसका जो प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट आई है, उसमें यह सिद्ध हुआ है वो 12 आरोपी थे, और उसमें आदिवासी उत्पीड़न को कैसे जोड़ा जा सकता है? उसमें जिस व्यक्ति के साथ लूट हुई थी वो भी आदिवासी वर्ग का था, जिन्होंने लूटा था आरोपी वो भी आदिवासी वर्ग के थे, जिन्होंने जांच करी थाना प्रभारी वो भी आदिवासी वर्ग का था, जो वहां के एसडीओपी पुलिस थे वो भी आदिवासी वर्ग के थे। तो वहां पर तो ऐसा था नहीं कि कोई अन्य जाति वाला व्यक्ति था और उसने जानबूझकर उत्पीड़न करा। एक घटना थी, 2 भाई सगे एक साथ थाने में बंद थे, अगर एक के साथ इस तरह की मारपिटाई होती तो दूसरे के साथ भी होती, तो वास्तविकता वो नहीं थी। तो प्रतीक भाई, इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो वेदनादायी होते हैं और उसको लेकर हम भी आहत होते हैं, सरकार भी आहत होती है। पर इनका क्या है कि प्रतीक भाई,
अपराध जो है वो समाज की मनोवृत्ति में सनातन काल से शामिल है और उन अपराधों के लिए दंड व्यवस्था भी है। घर में कचरा आना प्रतिदिन का नियम है और झाड़ू भी प्रतिदिन बुहारना पड़ती है। इस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण करते हैं, किया जाना चाहिए, सख्त कानून है। यह भी तय हुआ है कि जो घटनाक्रम 2-3 दुर्भाग्यपूर्ण घटे उसमें खासकर ये काना भील वाला तो फास्ट ट्रैक में पहुंचाया गया ताकि तत्काल और सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त हो पाए। तो एक तो ये विषय। दूसरा क्या है प्रतीक भाई, जो हमारी डिबेट से मुझे लग रहा है कि एक विषय मेरे ध्यान में आया है कि इस तरह के जो घटनाक्रम घट रहे हैं, चाहे नेमा वर्गाला घटनाक्रम, हम राजनीति में जाना नहीं चाहते, राजनीतिक पड़ताल करेंगे तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि जो हत्यारे थे, जो आरोपी थे, वो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। तो मैं इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं करता हूं, इसलिए करना भी नहीं चाहिए, पर वास्तविकता भी है, सच भी है। अब जो दूसरा गंभीर विषय है कि एक जयेश विकल्प बनकर खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। अब ये जयेश क्या है, तो जयेश के अंदर अब जूतों में दाल बट रही है। एक जयेश की ठेकेदारी ले ली है वो हीरालाल अलावा ने। हीरालाल अलावा का जो पट्टा है वो दिग्विजय सिंह जी के पास है, अपना पट्टा गिरवी रख के वो टिकट मांग के लाया है। हीरालाल अलावा दिग्विजय सिंह जी की चौखट पे गया, माथा टेक के नाक रगड़ के आया है और पूरे जयेश पार्टी के जो आदर्श थे, जयेश पार्टी के जो सिद्धांत थे, जयेश पार्टी जो आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करने वाले, मैं समाज करता हूं। चुनाव के पहले जयेश को भारतीय जनता पार्टी में लाना चाहती थी। नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी, प्रतीक भाई इस बात का कोई प्रमाण भी नहीं है, हमने कभी ये प्रयास भी नहीं करा, क्योंकि जयेश और हमारी वैचारिक मतभिन्नता है। जयेश जो है वो हिंदू समाज की मूल भावनाओं के विरुद्ध काम करता है और इसलिए जयेश के साथ हमारा कभी गठबंधन संभव नहीं है। तो मैं बात को समाप्त करता हूं, फिर नीलाभ जी को हम सुनेंगे। दिग्विजय सिंह की चौखट पर कौन गया? हीरालाल अलावा गया। अब हीरालाल अलावा अपने हिस्से की वसूली कर रहा तो बाकी के लोगों का पेट गुड़गुड़ा रहा है। तो ये जयेश में जूते में दाल बट रही है। जो संगठन संभावनाएं जगाता था, जो 5वीं अनुसूची को लेकर शुरू हुआ था, वो साला टिकट पर आके बी फार्म पे आके टिक गया। तो ये जो घटनाक्रम घट रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी परिस्थितियां, आप तो चाहते हैं कि जयेश लड़ ले ताकि आपकी संभावना थोड़ी सी उजली हो जाए, क्योंकि जयेश के लड़ने में ही तो आपका फायदा है। कांग्रेस के वोट तो जयेश ही काटेगी ना। नहीं, कौन लड़ेगा कौन नहीं, हम नहीं करेंगे। और पिछले 2018 चुनावों में आदिवासी बहुल सीटों पर आपको पराजय इसलिए मिली कि जयेश और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था। अरे तो ये तो अभी भी होगा प्रतीक जी, अभी भी होगा, अभी भी होगा। अब तकलीफ केवल ये क्या खड़ी हो गई कि दिग्विजय सिंह जी का क्या है कि दिग्विजय सिंह जी और नवजोत सिंह सिद्धू ये राजनीति के दो ऐसे कैरेक्टर है कि इनके पैर के अंदर जो है वो हथेली के अंदर नीच का राहु बैठा है। ये जहां जाते हैं वहां पे अलगाव पैदा होता है, चाहे सिद्धू हो या दिग्विजय सिंह। अब वो दिग्विजय सिंह जी की जयेश से पिंगे पड़ी तो जयेश का दो फाड़ हो गया है। तो कुछ लोग होते हैं शकुनी वृत्ति के जो सत्कर्म भी करने जाते हैं तो विभाजन हो जाता है। जयेश के साथ गठबंधन आपका होगा। जयेश ने कहा है कि वो खंडवा जोबट में चुनाव लड़ेगी, ये जयेश ने कहा है। तो क्या आप जयेश को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे पुराने संबंध थे, हीरालाल अलावा और डॉक्टर आनंद राय अलग हो गए, हीरालाल अलावा और दूसरे डॉक्टर जो हैं वो अलग हो गए हैं, जयेश में भी गुटबाजी हो रही है। लेकिन क्या जयेश को आप लोकसभा चुनाव में, खासकर खंडवा में, उनको अपने साथ ला पाएंगे? देखिए, कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। जो कांग्रेस की विचारधारा से वो रखता है वो कांग्रेस साथ जुड़ेगा। कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस चुनाव में फिर करो प्रतिभा, जनता चुनाव लड़ेगी। अरे अपने दम पे आप आंदोलन नहीं कर पा रहे। आपकी सोनिया गांधी 20 अगस्त को बैठक बुलाते कि विपक्ष रहेगा। आपके जो मध्य प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, आप सारा विपक्ष मिलकर नीलाभ को बोल रहे हैं, हम बोल लेते हैं नीलाभ। तो कांग्रेस तो अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। जो कांग्रेस की विचारधारा से वो रखता है वो कांग्रेस साथ जुड़ के काम करेगा। आप तो अपनी देखिए भाजपा के लोग, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, आप कितनी ही बकबक कर ले, कितना ही लंबा प्रवचन दे दे, लेकिन आपके नीचे बहुत सारे रेले हैं। सत्यता ये है, आपके पास जनता के सामने रहे चेहरा नहीं, मुंह नहीं, आंख नहीं है। आप कैसे आंख मिलाओगे जनता से? मैं तो वही बात है बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। अरे आप कुछ भी नहीं कर पाए। कोरोना काल में मौतों को गिन गिन के आपको शर्म आना चाहिए। लोग बिना इलाज के मरे, ऑक्सीजन के अभाव में मरे, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार है नहीं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकारी तंत्र बेलगाम हो चुका है, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यक मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में भय का वातावरण में फैला हुआ है, धर्म के नाम पे लोग लड़ा रहे हैं। आप किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे, मुझे ये बताइए। आप क्या आपकी तैयारी कुछ भी कर लिया, मैं बार-बार एक ही बात कर रहा हूं। शिवराज का चेहरा लेकर जाएंगे, लेकिन समय कैसे हाथ मिलाओगे आप? कैसे हाथ मिलाओगे? आपको शर्म नहीं आएगी? आप वोट मांगने कैसे चले जाओगे? हमें इजाजत नहीं दे रहा, मुझे अपना कार्यक्रम यही समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। ये 4 विधानसभा सीट जो हैं उसमें 2 सीटें
कांग्रेस के पास थी पृथ्वीपुर और जोबट, और पृथ्वीपुर और जोबट में कांग्रेस का हमेशा से दबदबा रहा है। जोबट में तो 11 बार चुनाव हुए, उसमें से 9 बार कांग्रेस जीती है। पृथ्वीपुर में बृजेंद्र सिंह जी का व्यक्तिगत बहुत दबदबा रहा है और 5 में से 3 बार बृजेंद्र सिंह जी चुनाव वहाँ जीते। निमाड़ी विधानसभा क्षेत्र का जब पृथ्वीपुर हिस्सा हुआ करता था तब भी बृजेंद्र सिंह चुनाव जीतते थे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ता था। लेकिन रेगांव सीट ऐसी है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 बार चुनाव जीती है, 1 बार बसपा जीती, 4 बार कांग्रेस जीती है, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। और जहाँ तक खंडवा लोकसभा सीट के अगर मैं बात करूँ तो निश्चित रूप से नंद कुमार सिंह चौहान वहाँ के बहुत कद्दावर नेता थे और उनका व्यक्तिगत और भारतीय जनता पार्टी का बहुत दबदबा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से गढ़ माना जाता है। कुशाभाऊ ठाकरे भी वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और नंद कुमार सिंह चौहान ने अनेक चुनाव वहाँ से जीते हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जिन सीटों पर जिस पार्टी का अभी तक दबदबा रहा है, हो सकता है कि उपचुनाव के नतीजे भी लगभग वैसे आए, लेकिन अभी पूरा महीना पड़ा है और इस पूरे महीने में कांग्रेस और भाजपा क्या जोर लगाती है, क्या मुद्दे बनते हैं, क्या स्थानीय राजनीतिक करवटें लेती हैं, ये तमाम फैक्टर्स होंगे जो परिणाम को प्रभावित करेंगे। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। देखते रहिए डीजीएनए न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।